सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवानी चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर A4S। तो भाई आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ अबाउट द अपकमिंग सिलेबस ऑफ बायो विच इज कमिंग इन CUET 2025। तो देखो आज जो हम बायो के सिलेबस जो है आ रहा है आपका वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जो है कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है, कैसे आपको स्टडी करनी है वो सब जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका बायो का सिलेबस है, जो 12th की NCERT है ना, वही सारा जो है आपका ये इसमें बायो का सिलेबस आने वाला है। सारी जो न्यू NCERT, जबकि रिवाइज वाली NCERT पुरानी जो जिसमें डिलीटेड चैप्टर पुराना सब कुछ था वो कुछ नहीं आ रहा। इस बार की जो जिसमें डिलीटेड चैप्टर्स वगैरह जो मतलब डिलीट हो चुका है भाई, जो गया वो गया। अब जो क्या है जो न्यू NCERT है सारी वो आपकी इस बार आने वाली है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है सारा 12th के वही चैप्टर्स हैं, वही वाली यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट है आपकी? यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो है आपकी 5 मेन यूनिट्स हैं, है ना, जो आपकी 12th वाली यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन यूनिट्स के अंदर जो है मेन क्या क्या टॉपिक्स हैं, है ना, क्या क्या मेजर आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाला चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। कौन सा चैप्टर था आपका फर्स्ट वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या पढ़ना है आपको? मेनली फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, पॉलिनेशन क्या था, है ना। उसके बाद जो है प्रॉपर जो है सीड हैबिट, है ना, मतलब सीड का फॉर्मेशन या पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये सब जो है आपका फ्रूट कैसे बना, फ्रूट के टाइप्स क्या क्या है, तो वो सब जो है आपको इसके अंदर पढ़ना है चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। चैप्टर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें क्या था? वही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस है, कैसे जो है प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस वाला जो फ्लो चार्ट है वो सब आपको पूरा पढ़ना है उसके अंदर। उसके बाद और क्या है इसके अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा क्या हेल्प कर रहा था, है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्लेसेंटा का क्या रोल था, पार्चुरेशन और लैक्टेशन वगैरह इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, सेकंड वाले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। चैप्टर 3 में क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेनली जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो सब इसमें आपने पढ़े थे चैप्टर 3 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। इसमें क्या था? वही आपके सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से जो है कैसे बचने के लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो मेनली यूज़ होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स वगैरह उसके अंदर पढ़ोगे आप। उसके बाद जो है आपकी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, है ना, GIFT, ZIFT, IVF, ये सब जो है चैप्टर 3 में आप डिस्कस करोगे, ठीक है। तो अब देखो ये मान लो आपका बायो का एग्जाम अब होने वाला है, तो आपकी देखो प्रिपरेशन तो आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तो आपकी होगी, अभी एग्जाम दे के आए हो, सारा तो आपने 12th का पढ़ा ही हुआ है ना, सारा सिलेबस, तो इसमें कुछ नया तो आपको पढ़ना ही नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, है ना। और देख लेते हैं, देखो यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे थे आपके। तो देखो इसमें आ रहा था आपका चैप्टर 4 का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें क्या जीन्स वगैरह की स्टडी पढ़ी थी आपने, है ना, मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। उसके बाद जो है और क्या क्या था इसके अंदर? इसके अंदर था मेरे सेक्स डिटर्मिनेशन, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, डिसऑर्डर्स वगैरह जो थे वो सब देखे थे आपने, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सिंड्रोम थे जैसे आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जो है आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें वही DNA RNA की स्टडी, है ना, क्या क्या पढ़ते इसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल, वही DNA जो है जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर क्या है DNA RNA का, DNA पैकेजिंग, DNA का रेप्लिकेशन वाला पूरा प्रोसेस, सेंट्रल डॉग्मा, है ना, ट्रांसक्रिप्ट, वही आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सारे प्रोसेस, है ना। उसके बाद जेनेटिक कोड, उसके बाद जो है वही लैक ऑपरॉन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन वाला प्रोसीजर, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 था आपका इवोल्यूशन, कैसे जो है भाई ओरिजिन हुआ था लाइफ का, कैसे जो है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने, फिर कैसे एडवांस फॉर्म जो है पूरी डेवलप हुई थी, वो इस चैप्टर में पढ़ा था आपने इवोल्यूशन में, ठीक है। उसमें क्या था मेनली और क्या कहते हैं इसके अंदर? एम्ब्रियोलॉजी, मतलब क्या था? एविडेंस भी पढ़े थे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के। उसके बाद डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या थी इवोल्यूशन की,
मैकेनिज्म क्या था इवोल्यूशन का, है ना, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, नेचुरल सिलेक्शन कैसे कितने टाइप का था, वो सब जो है आपने इसके अंदर डिस्कस किया था। ह्यूमन इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो वो सब जो है आपने चैप्टर 6 इवोल्यूशन वाले में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने यूनिट 3 पे। यूनिट 3 क्या है, ये है बायो एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो है 2 चैप्टर्स थे आपके। कौन कौन से चैप्टर्स थे? फर्स्ट चैप्टर था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजेंस, है ना। इसमें क्या पढ़ोगे, सारे पैथोजेंस की स्टडी की थी। कौन कौन से पैथोजेंस? पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लैरिएसिस, एस्कैरियोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, है ना, रिंगवर्म। तो ये सब जो है कौन कौन से पैथोजन जो है, पूरी लाइफ साइकिल क्या थी, कौन कौन से पैथोजन को कोज कर रहे थे, वो सब जो है आपने इसमें स्टडी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है इम्यूनोलॉजी के। उसके बाद वैक्सीन, कैंसर, HIV, एड्स, है ना, एडोलसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो ये सब जो है आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। चैप्टर 8 में क्या है? चैप्टर 8 में है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं कैसे ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे जो है सीवेज ट्रीटमेंट में इनका यूज़ है, कैसे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका यूज़ है, कैसे बायोटेक में इनका यूज़ है। उसके बाद जो है बायो फर्टिलाइज़र वगैरह में कैसे यूज़ किए जाते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड उनका यूज़ जो है आप इस 8 चैप्टर में पढ़ोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद बायोटेक वाली यूनिट आपकी, बायोटेक वाली में 2 चैप्टर्स थे। कौन कौन से चैप्टर्स थे? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा था? प्रॉपर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, PCR, है ना, और जो है कैसे कैसे मतलब जो है ये मॉडिफाई किया जा रहा था, क्लोनिंग वगैरह का प्रोसीजर, तो वो सब किसने पढ़ा है? आपने ये इसमें पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में। कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ किए जा रहे थे, है ना, जैसे लाइगेज, अलग अलग टाइप के मतलब आपने एंजाइम इसमें पढ़ेंगे आप चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 में क्या था? चैप्टर 10 में था बायोटेक्नोलॉजी एंटीसेप्टिक। बायोटेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ क्या था, बायोटेक्नोलॉजी में इतना जो मॉडिफिकेशन किया था उसका यूज़ क्या था, वो सब आपने इसमें पढ़ा हुआ है चैप्टर में, है ना। इस वाले चैप्टर में क्या था कि कैसे जो है बायोटेक का यूज़ किया जा रहा था हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में। उसके बाद जो है ह्यूमन इंसुलिन कैसे डेवलप हुई, वैक्सीन्स वगैरह का प्रोडक्शन जो है बायोटेक ने कैसे किया, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है वो यूज़फुल थे, कोई भी कैसे कह सकते हैं हम BT, ये क्रॉप्स वगैरह का फॉर्मेशन के लिए, है ना, कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करने के लिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है बायो सेफ्टी इशूज एंड पेटेंट्स वगैरह, ये जो है आपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपकी 3 चैप्टर्स थे। कौन कौन से चैप्टर्स थे? चैप्टर फर्स्ट पढ़ लेते हैं, क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें जो है आपने प्रॉपर जैसे एज पिरामिड्स देखे थे, है ना। उसके बाद क्या देखा था आपने? इसमें जो है ये आपका जो ये अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शंस थे, है ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, कंपटीशन, कॉमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, इस टाइप का जो आपने ये सारे इसके अंदर क्या देखे थे? सारे इंटरेक्शंस देखे थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कर्व्स वगैरह, है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं एज, उसके ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स है ना, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखे थे। तो ये सब जो है कुछ एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये सब जो है आपने किसने पढ़ा था? ये जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर था उसमें आपने स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद 12th की बात कर ले, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम वाले में क्या देखे थे आपने? पैटर्न्स देखे थे, है ना, अलग अलग टाइप का डीकम्पोजिशन प्रोसेस देखा था, मिनरल साइक्लिंग वगैरह, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, है ना, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स भी अलग अलग टाइप्स के थे। कौन कौन से? पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, है ना, सक्सेशन वगैरह, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह जो है आपने 12th चैप्टर जो है आपने इसमें स्टडी करेंगे आप इस वाले चैप्टर में। 13 की बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जितने भी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या था? डिफरेंट टाइप्स की लिविंग फॉर्म्स, किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इस टाइप की आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। रेड डाटा बुक हो गया, सेक्रेड ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। फिर जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये सब जो है आप इस चैप्टर 13 जो है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट के ये चैप्टर्स हो जाएंगे आपके 3। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके 12th की बायो के चैप्टर्स है ना, जो न्यू NCERT वाले सारे चैप्टर्स है, वही सर आपके CUT में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी की बात करें,
कि मैम आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताए नहीं। तो देखो भाई कंपटीशन इतना हाई है, ये मान लो आपको सारी यूनिट्स ही कवर करनी पड़ेंगी, सारे टॉपिक्स ही आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा कंपटीशन को बीट करना है। ये नहीं बोल सकते कि भाई ये वाली यूनिट मत पढ़ो, ये वाली यूनिट तो अच्छी नहीं है ना, ये इस वाली यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं बोल सकते, आपको जो है सारा सिलेबस ही थॉरोली कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता सकती हूँ आपको, मैं ये बता सकती हूँ कि आप जो है मेनली मतलब इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज आपकी क्या हो सकती हैं। देखो सबसे पहला जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अब देखो एग्ज़ाम तो आपके होने वाला है, उसके बाद चलो कोई चीज़ रह भी जाती है लेकिन आप जो है दोबारा से स्टडी करो, पूरा बेसिक से स्टडी करो, है ना। इस बार देखो आपका पेपर होगा, आपको पता ही है एग्ज़ाम जो हो रहा है आपका MCQ बेस्ड हो रहा है, थ्योरी तो है नहीं कि उस चीज़ के बारे में, जो किसी टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा पता है तो आप पूरा थोरोली जो उसको लिख सकते हो, ऐसा तो इसमें होगा नहीं। इसमें जो है आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है पूरा बेसिक से जो है आपको पूरी, जबकि जो आपकी क्लास 12th की जो NCERT है वो आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, लाइन बाय लाइन जो है उसको पूरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या है, प्रैक्टिस करो रेगुलरली, मॉक टेस्ट वगैरह है ना, मॉक टेस्ट वगैरह, PYQs जो है उनको देखो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप से जो है एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, लेवल क्या है एग्ज़ाम का, कंपटीशन जो है कितना, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम का, तो वो सब जो है आपको एनालाइज करना पड़ेगा सारा। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी आपके वीक एरियाज है उस पर वर्क करो, मतलब कोई चीज़, चलो अब आपका एग्ज़ाम होने भी वाला है, कोई चीज़ अगर आपकी कुछ रह भी गई है तो उन एरियाज़ पे पहले उनको कवर कर लो। कोई यूनिट छोड़ दी है, कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो उसको जो है आप पहले कवर कर लो, है ना, उसको कवर कर लो। उसके बाद PYQs देख लो किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है। उसके बाद जो है रिवाइज करो फ्रीक्वेंटली, NCERT को बार बार लाइन बाय लाइन जो है पूरा ढंग से देखो उसको। उसके बाद जो है गाइडेंस लो, अपने मेंटोर्स की, अपने टीचर्स की गाइडेंस लो, और जो है पॉजिटिव माइंडसेट जो है अपना सेट करके, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई PYQ दिख गए कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होने वाला, ऐसा नहीं सोचना है। देखो कुछ नहीं है, 12th आपने पढ़ ली है ना, 12th पढ़ ली है, आपका ऑलमोस्ट जो है सिलेबस तो आपका कंप्लीट ही है, सारा आपने ऑलमोस्ट पढ़ भी लिया होगा। लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है PYQs वगैरह देखने हैं, कोई वीक एरियाज़ है उनको पहले कवर कर लो, कोई चीज़ छोड़ दी है, टॉपिक कोई रह गया है, कोई यूनिट रह गई है, उसको पहले कवर कर लो। उसके बाद जो है प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है NCERT को रीड करो। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपकी सारी यूनिट्स हैं सारी ही आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट द बायो सिलेबस। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो देखो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, कमेंट करो, एंड आई एम डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।